हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो बच्चों, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। यार आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप सभी के साथ करने वाला हूँ। देखिए, जेई मेन की जब हम तैयारी करते हैं तो जेई मेन की प्रिपरेशन में बहुत ही कॉमन सवाल होता है कि क्या पीवाईक्यू इनफ है जेई मेन के लिए। क्या उससे मैं 99 परसेंटाइल एंड अबव जो है वो सिक्योर कर सकता हूँ, क्या उस लेवल का स्कोर मैं एक्चुअल में अचीव कर सकता हूँ। तो बच्चों, मैं सारे फैक्टर्स आपको इस शॉर्ट वीडियो में बताने वाला हूँ एक एक करके। देखिए, सबसे पहला फैक्टर तो ये है, एक है नॉर्मल ज़िंदगी और एक है स्मार्ट ज़िंदगी। पहले मैं नॉर्मल तरीका बताता हूँ। नॉर्मल स्टूडेंट क्या करता है, जो या तो पहली बार तैयारी कर रहा है 12th क्लास में या एज अ ड्रॉपर प्रिपरेशन कर रहा है, दोनों ही केसेस में बच्चा बहुत बार क्या करता है कि वो लेक्चर्स करता है। लेक्चर्स के साथ साथ वो थ्योरी पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है और थ्योरी के अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग नॉर्मली थोड़ी कम करता है। और जब वो करता भी है तो वो नॉर्मली मॉड्यूल्स के अंदर फंस जाता है। अब मॉड्यूल्स इन जनरल काफ़ी बल्की होते हैं, तो पीवाईक्यूज कई बार मॉड्यूल्स में होते हैं, कई बार सारे के सारे पीवाईक्यू तो इन जनरल नहीं होते। तो स्टूडेंट क्या कर पाता है, वो मॉड्यूल्स और जो मटेरियल है वो इतना ज़्यादा होता है कि पीवाईक्यूज पे अलग से समय नहीं दे पाता। और एक्चुअल में जो सबसे स्कोरिंग पार्ट है, जहाँ से सबसे ज़्यादा स्कोर आ सकता है, जिनको प्रैक्टिस करना सबसे ज़रूरी होता है, वही चीज़ वो ठीक से नहीं कर पाता। और इसका खमियाजा फाइनली उसको जब पहला अटेम्प्ट होगा या दूसरा अटेम्प्ट होगा उसमें भुगतना पड़ता है। और आप में से जो ड्रॉपर्स होंगे, कई सारे भुक्तभोगी होंगे जो पहले इस तरह की गलती कर चुके हैं, जो मॉड्यूल्स में ही फंसे रह जाते हैं, कोचिंग के मटेरियल में ही फंसे रह जाते हैं और फाइनली अच्छा नहीं कर पाते। अब आपकी इस प्रिपरेशन को स्मार्ट कैसे किया जाए, तो यार अब बात आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इनफ है या नहीं है। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मान लीजिए 60 to 70% तक अगर हम बोलें तो दे आर इनफ इन द सेंस। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें करनी है जो सारी मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। देखिए, आपको पीवाईक्यू पहले तो डाउट ये होगा कि कहाँ तक करने हैं सर हमें। तो देखो, सबसे पहले जेई मेन की स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो 2019 से लेके 2023 तक, जब से एनटीए ने पेपर बनाने शुरू किए, आप जानते हो टेस्ट सीरीज की तरह पेपर्स की बौछार हो गई और बहुत सारे पेपर्स जो है ना वो बना दिए गए। तो आज हमारे पास चैप्टर वाइज भी बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। यानी ये जो 2019 से 23 तक के क्वेश्चन पेपर्स हैं, ये सबसे रिलेवेंट भी है हमारे लिए प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये तो हमें चैप्टर वाइज करना ही है। अब सवाल ये आता है कि क्या हमें इससे पहले वाले जो पीवाईक्यू हैं वो नहीं करने चाहिए। तो बेटा, इससे पहले वाले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी आपको करने चाहिए, क्योंकि वो एक ओवरऑल एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बैंक आपके लिए क्रिएट होता है। इसमें शुरुआत के कुछ पीवाईक्यू जब AIEEE होता था तो एट दैट टाइम दे वर रिलेटिवली ईजी, तब वो रिलेटिवली आसान होते थे। तो वो करने से आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा, लेकिन स्टिल आपको ओवरऑल पीवाईक्यू सारे ही कंप्लीट करने चाहिए। जहां तक हम केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात करें तो जेई मेन के पीवाईक्यू इनफ है। एडवांस्ड का SCQ जो है, सिंगल करेक्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, वो आप मैथमेटिक्स के लिए कर सकते हो, क्योंकि मैथमेटिक्स का लेवल जेई मेन में भी अच्छा आता है। अब सवाल ये आता है कि जेई मेन के पीवाईक्यूज या ये पीवाईक्यूज करने में ऐसी क्या कमी रह जाती है, हमें इसके अलावा क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले ये तो मस्ट डू है ही, ये तो आपको करना ही है। उसके अलावा आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि आप जिस भी बैच में पढ़ रहे हैं, या आप में से जो स्टूडेंट्स एटीपी स्टार कोटा में एकलव्य या वॉरियर बैच में पढ़ रहे हैं या जल्द ही एनरोल होने वाले हैं, आप सभी बच्चों को क्लास में प्रॉब्लम सॉल्विंग पे काफ़ी फोकस कराया जाता है। तो क्लास इलस्ट्रेशन एंड क्लास नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लास इलस्ट्रेशन से हमारे कंसेप्ट अच्छे बनते हैं, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बनती है और उसी की हेल्प से ही हम फाइनली पीवाईक्यू अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हैं। अलॉन्ग विद दैट, अब सवाल आता है कि कोचिंग का जो मटेरियल मिलता है, जैसे कि एकलव्य वॉरियर बैचेस में हम लोग स्टूडेंट्स को DPPs प्रोवाइड करते हैं, उसके अलावा MPPs भी प्रोवाइड करते हैं उन स्टूडेंट्स को जो DPPs कंप्लीट कर लेते हैं। नाउ द पॉइंट इज, क्या हमें सिर्फ DPP करना चाहिए या हमें MPP शीट, कई जगह कोटा में शीट टर्म यूज होता है, हम लोग MPPs का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, कई जगह मॉड्यूल का टर्म यूज होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए, DPPs तो करनी होंगी, क्योंकि क्लास में जो कराया गया है वो आपको समझ में कैसे आएगा। तो पीवाईक्यूज के एडिशन में उसको कंप्लीट करने के लिए DPPs आर वेरी इंपॉर्टेंट। और क्लास इलस्ट्रेशन जो आपको एकलव्य वॉरियर बैच में कराई जाए वो तो आपको करना ही है। अब इसके बाद मॉड्यूल की प्रायोरिटी 3rd नंबर पे है।
यानी इसके बाद आप सभी को चैप्टर वाइज PYQ करने चाहिए। और थर्ड प्रायोरिटी है हमारी, अगर समय बचे तो मॉड्यूल वगैरह हम कर लें या शीट कर लें या MPP कर लें। लेकिन मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि हमें उतना ही काम करना चाहिए, उतना ही प्रैक्टिस करना चाहिए जितना हम बाद में समेट सकें, यानी जितना हम बाद में रिवाइज कर सकें। अगर हम रिवाइज नहीं कर पाएंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नहीं, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। तो एक बात कही भी जाती है कि इट इज़ बेटर टू डू 1 book 5 times rather than 5 books 1 time, यानी लिमिटेड मटेरियल मैक्सिमम रिवीजन इज द की। तो इस सेशन का पर्पस भी यही है बच्चों कि आपकी पढ़ाई को बुलजाई फोकस्ड, हाईली फोकस्ड किया जाए ताकि आपको आउटकम मिल पाए, क्योंकि नॉर्मली बच्चों को ये गाइडेंस नहीं मिल पाती और इस कारण वो गलती करते हैं। तो ये बात समझ में आई कि एड ऑन क्या हुआ आपका, क्लास इलस्ट्रेशन, DPP, मॉड्यूल, और ये सब थर्ड प्रायोरिटी पे, क्योंकि हम इतना सारा कर नहीं पाते। आज समझ रहे हो ना कितने सारे पेपर्स हमारे पास अवेलेबल है, तो प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें कर पाना, रिवीजन भी कर पाना, सिलेबस कंप्लीशन भी कर पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो वी हैव टू बी स्मार्ट अलॉन्ग विद दैट। अब ध्यान रखिए, कई बच्चे सोचते हैं कि सिर्फ मैं क्वेश्चंस कर लूँ। अरे भाई, क्वेश्चंस करने के लिए कंसेप्ट भी तो सही करने पड़ेंगे। तो थ्योरी पे ओवर फोकस तो नहीं करना है। कई बच्चे थ्योरी में फंसे रहते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी तो अच्छे करने हैं। तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हमें जल्दी से अच्छे कर लेने चाहिए, लेकिन ज़्यादा फोकस प्रॉब्लम सॉल्विंग पे करना चाहिए। अब जिन क्वेश्चंस में आप अटकते हो, PYQs में जहाँ पे आप अटकते हो, तो थ्योरी उससे आपकी इंप्रूव करनी है। सिर्फ थ्योरी को पढ़ते रहने से काम नहीं चलेगा। जिन सवालों में आप अटकते हो, थ्योरी का एंड फॉर्मूला का यूज़ करके उन सवालों को आपको सॉल्व करना है, जिससे आपकी थ्योरी भी इंप्रूव होगी। अगली हैबिट जो आप सभी को बनानी है वो है कि कॉन्सेप्ट्स के लिए आप अच्छी रेफरेंस बुक को रीड ज़रूर करें ताकि आपके कंसेप्ट इंप्रूव हो। जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इंप्रूव करने के लिए मैं कई बच्चों को एकलव्य वॉरियर बैचेस में जो रिकमेंड करता हूँ, मैं उन्हीं को बताऊंगा क्योंकि उनके लिए वो ज़्यादा रिलेवेंट है। तो उसके अगर सेलेक्टिव टॉपिक्स को हम पढ़ते हैं तो हमारी जो ये मान लीजिए एबिलिटी है ग्रेस्पिंग करने की, वो इंप्रूव होती है, कॉन्फिडेंस भी हमारा इंप्रूव होता है। तो सेलेक्टिव पार्ट को आप ज़रूर पढ़ें, है ना। अगली चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आप सभी याद रखिए, सिर्फ ये देने से फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब सिर्फ PYQ करने से थोड़ी होगा। जब तक मॉक टेस्ट में स्कोर अच्छा नहीं आएगा, आप ही बताओ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कैसे। यानी मेन गेम है मॉक टेस्ट में अच्छा करने का। तो आप सभी ने CPP DPP, आप सभी ने PYQ कर लिए, इतने पे ही फोकस किया, रिवीजन अच्छे से कर रहे हो, क्लास में जो आपको पढ़ाया जा रहा है एकलव्य वॉरियर में या जिस भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हो उसको ढंग से पढ़ रहे हो, नोट मेकिंग अच्छे से कर रहे हो। अब बात आती है खुद का एनालिसिस करने की, मॉक टेस्ट देने की। मॉक टेस्ट में आप सभी एक तो दीजिए चैप्टर वाइज टेस्ट। चैप्टर वाइज मॉक्स आप दे सकते हो, कहाँ से देना है उसका सोर्स, मास्टर रिसोर्स भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आप PYQs जो है उनको भी एज अ चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हो, बहुत ही अच्छा तरीका रहता है ये। चैप्टर वाइज टेस्ट से क्या होगी, आपकी लगातार टाइम बाउंड प्रैक्टिस होगी, लगातार टाइम बाउंड प्रैक्टिस रहेगी, तो आप समझ ही रहे हो भाई, मौज हो जाएगी आप सभी की। यानी उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहेगा, आपकी हैबिट रहेगी कौन से क्वेश्चन को सेलेक्ट करना है, कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है। क्योंकि इट्स नॉट अबाउट सॉल्विंग, ऐसे तो कि सिर्फ सॉल्व करते रहे काम हो जाएगा, नहीं। अपने को प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बढ़ानी है, हमको वो इंप्रूव करने के साथ साथ एक्यूरेसी इंप्रूव करनी है, स्पीड भी अपने आप बढ़ जाएगी। अगली बात आती है फुल लेंथ मॉक टेस्ट, यानी पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट आपको अभी से देने शुरू कर देने हैं। अब नाउ द पॉइंट इज, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर चैप्टर वाइज टेस्ट और यहाँ पे जो दूसरा अपना फुल लेंथ टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, ये सब देने का बेस्ट रिसोर्स क्या है। तो देखो, पहले मैं आपको फ्री रिसोर्स बताता हूँ, फिर अगर आप और भी हायर क्वालिटी चाहते हैं तो फिर मैं आपको एक पेड रिसोर्स भी बताता हूँ। फ्री रिसोर्स आपके लिए ये है बच्चों, आप सभी ATP स्टार ऐप या वेबसाइट पे जा सकते हो और वहाँ पे एक सेक्शन है प्रैक्टिस सेक्शन। प्रैक्टिस सेक्शन में आप अपने टेस्ट को डिज़ाइन कर सकते हो, डिफरेंट चैप्टर्स को मिक्स भी कर सकते हो और उसकी हेल्प से आप टेस्ट दे सकते हो। बहुत ही रिलेवेंट अमेजिंग टेस्ट वहाँ पे अवेलेबल है, तो यू कैन गिव योर टेस्ट देयर। ये फ्री आपके लिए अवेलेबल है, इसका सभी फ़ायदा आज ही उठा सकते हैं। अब मैं एक पेड रिसोर्स के बारे में आपको बता देता हूँ, वो है बच्चों इंडिया की बेस्ट टेस्ट सीरीज़, दैट इज़ ATP ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़, AOTS।
AOTS के अंदर आपको चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है along with पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट, और सबसे बड़ी बात, ये जो टेस्ट है बच्चों इसके अंदर चेरी पिक्ड क्वेश्चन है, यानी दिस इज हाईली रेलेवेंट टू जेई मेन, अगर हम जेई मेन की बात करें। और यही टेस्ट सीरीज जेई एडवांस्ड के लिए भी ऑब्वियसली अवेलेबल है, राइट। तो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट यू कैन गो फॉर AOTS फॉर जेई मेन और जेई एडवांस्ड, राइट। तो इसको कैसे एनरोल करना है उसके लिए सिंपली यू कैन कॉल अस, नंबर्स वगैरह यहाँ पे सब दिए हुए हैं, या सिंपली ऐप और वेबसाइट पे जाके आप वहाँ पे ATP ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सेक्शन में जा सकते हैं और वहाँ से आप डायरेक्टली एनरोल कर सकते हैं। तो वो जो होपिंग दैट इस पर्टिकुलर सेशन से आप सभी को हेल्प ज़रूर मिली होगी एंड यू आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड दैट हाउ टू स्टडी नाउ। एंड कमेंट सेक्शन में बच्चों ज़रूर बताइए आप जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन में, एंड जिस कमेंट पे मैक्सिमम लाइक्स आएंगे उस पे वीडियो ज़रूर आएगा। ओके बच्चों, तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए, लाइक अब तक नहीं किया तो गलत बात है, जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, कीप प्रिपेयरिंग वेल।